ओमेगा प्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर एम के अहमद आप लोगों का फिज़िक्स लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। फिज़िक्स क्लास 11th में हम लोगों का चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 में हम लोगों के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर जो है वो दरअसल वो फर्स्ट चैप्टर के मेजर सेक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने 4 डिवीज़न में डिवाइड किया है। उसके पहला डिवीज़न यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा था हम लोगों का डायमेंशन, तीसरा एरर और चौथा था हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो इसमें जो पहला सेक्शन है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका आज एक तरह से कंक्लूजन है, एक कंक्लूसिव क्लास है। उसको हम लोग पूरा एक तरह से कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों का जो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो सब टॉपिक यूनिट्स चल रहा था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया, देख लिया, हम लोगों ने पूरे यूनिट्स को समझा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेट्रिक सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि किलो के एबव और मिली के नीचे जब जाते हैं तो हम लोगों के और कौन से न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस मिलते हैं, उनका वैल्यू कैसे समझना है, उनका सिंबल कैसे समझना है और फिर वो कन्वर्जन में न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज उसी में हम लोग यूनिट्स में आगे बढ़ेंगे, यानी ऐसा यूनिट के अलावे भी बहुत सारे यूनिट हैं जो फिजिक्स के मेजरमेंट में यानी सब एटॉमिक दुनिया से लेकर के यो लार्जर यूनिट में जाएंगे तो कैसे उनका यूज़ करेंगे उसको भी जानना ज़रूरी है। तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग आ रहे हैं। तो इसको हमने नाम दिया है कि सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। और इसमें मैंने कुछ डिवाइस कराया, जैसे मान लो ये हम लोग का पहला केस है जिसमें हम लोग किसको देखेंगे, कर हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करना है तो एसआई ने कहा था कि मीटर में मेजर करना है, लेकिन ठीक है एसआई में मीटर मेजर करना है, लेकिन जब हम लोग अपने डे टू डे अफेयर्स जो हम लोग दिन भर का हम लोगों का जो काम काज है, बिजनेस है, मेल जोल है, ट्रांजैक्शन है, उसमें तो मीटर ठीक है चल जाता है। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड में आते हैं या फिजिक्स को और मतलब ब्रॉडर स्केल में समझना चाहते हैं, एटम के अंदर की बात करेंगे, यूनिवर्स में बात करेंगे, सोलर सिस्टम में बात करेंगे, गैलेक्सीज में बात करेंगे, तो ये मीटर जो यूनिट है ये बहुत काम नहीं आती है। तो वहां पर हम लोग किस तरह के यूनिट्स को देखेंगे उस पर बेसिकली आज बात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने कहा है कि एक चीज आप पढ़ेंगे फर्मी, हमने लिस्ट बना दी है, आपको बस याद कर लेना है। बेसिकली ये पूरा आप लोगों के लिए समराइज करके निकाल दिया है कि आपको क्या जानना चाहिए। तो इसमें आपका जो मेजर सेक्शन होगा, वो मेजर सेक्शन क्या है, आपका जो मेजर वर्क होगा वो आपको याद करना है। बेसिकली याद करना है, जो याद करना मैंने लिस्ट में निकाल दिया, आपके लिए काम बड़े आसान कर दिए। ठीक है, तो फर्मी डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और सिंबल में इसको एफ एम लिखना है, छोटा एफ छोटा एम, बड़ा एफ नहीं लिखना है। याद रखिएगा सिंबल्स के लिखने के एब्रिविएशन के एक तरीके होते हैं, साइंटिफिक मेथड है वो, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। कोई कंफ्यूजन होगा बेटा आप हमसे कमेंट करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसमें दिक्कत होगा, आपको लगता है कि सर इसमें हमको और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके बारे में बताइएगा, उसके बारे में भी लेक्चर बनाया जाएगा। क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप उसको सुने, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो जो डाउट हो उसको बेझिझक आप फॉरवर्ड करें ताकि उस डाउट पर भी हम लोग क्लासेस बनाएं। और ये जो हम लोगों का काम चल रहा है ना, ये एक प्रोडक्टिव वर्क हो, इसका एक नतीजा भी निकले, पॉजिटिव और बेहतर नतीजा निकले। ठीक है, सिर्फ कर दिया और लेक्चर को फ्लैश कर दिया, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो फर्मी समझिए, फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है और एंगस्ट्रम बहुत यूज किया जाता है। ये देखिए 10⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम को लिखने का तरीका देखिए, ए लिखते हैं और ए के ठीक ऊपर एक छोटा सा सर्किल जीरो बनाते हैं, ये एंगस्ट्रम का सिंबल है। क्लियर है, आमतौर पर हम लोग वेवलेंथ वगैरह एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। और न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे ना तो न्यूक्लियर साइज को हम लोग मेजर करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वगैरह किसमें, फर्मी में नापते हैं। ठीक है, अब जरा बड़े यूनिट में आना, ये तो आपके छोटे यूनिट थे, है ना, यानी ये समझिए कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर हम लोग को यूज किया जाता है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर हम लोग इसको यूज करते हैं डिस्टेंस को। लेकिन जब हम लोग जरा सा बड़े आते हैं, एस्ट्रोनॉमी में आते हैं, तो लाइट ईयर क्या मिलता है हम लोग को, लाइट ईयर एक हम लोग का डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। लाइट ईयर सुनने से कहीं ना कहीं लगता है कि ईयर वगैरह है, कोई टाइम वाइम है, लेकिन नहीं, लाइट ईयर
डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक साल में, 1 ईयर में, ईयर वर्ड वही है, 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी किस स्पीड से, जो उसकी वैक्यूम में स्पीड है, निर्वात में, है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड आपको पता है ना, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और मीडियम चेंज होता है तो उसकी स्पीड में चेंज आती है। लेकिन हम लोग कौन सा स्पीड लेना है, वैक्यूम वाला, वही लिख दिया है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, वही हमारा क्या है, लाइट ईयर है। और आपको मालूम है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो होती है 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड परेशान कर रहा है। ओके ठीक है, तो क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, उसको हम लोग सी से दिखाते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को पहले भी मालूम है और फिर से मैं यहां पे बता दे रहा हूं उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो सी जो सिंबल है, याद रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी अगर फिजिक्स में आपने कहीं भी फॉर्मूला देखा, क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला, यूनिट नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, फॉर्मूला, अभी मैं उसको एग्जांपल में बताऊंगा, फॉर्मूला देखा और फॉर्मूले में सी आ गया, पूरी दुनिया फिजिक्स की समझती है कि भाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने एक फार्मूला लिख दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, बहुत जगह पे आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ना समझा अलग बात है, लेकिन ये फार्मूला देखा जरूर होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो सी है ना, ये वही सी है, यही सी है, ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। बाद में बात करेंगे, जब हम लोग 12th क्लास के लेक्चर में जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। क्लियर होगी बात। तो ये जो स्पीड है ये मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। स्पीड की लाइट क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और लाइट ईयर क्या है, लाइट वैक्यूम में जिस स्पीड से चलती है उसी स्पीड से अगर चले तो एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको हम लोग लाइट ईयर कहेंगे। और लाइट ईयर को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, LY लिखेंगे। और जब इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो कितना आ गया, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर हो गया, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ये याद रख लेना, ये वैल्यू याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तीन चीजें बताया, फर्मी 10⁻15, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, लाइट ईयर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानना भी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है और ये दरअसल सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है। मीन कहते हैं ना, किसको कहते हैं मीन, मतलब एवरेज, एवरेज डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे सर एवरेज एवरेज का क्या मतलब है, तो देखो एक्चुअली क्या है ना, जब अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रोटेट करती है तो उसका जो ऑर्बिट होता है ना वो सर्कुलर नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है, इलिप्स। अभी ऐसे शॉर्ट में समझ लो, अंडाकार टाइप का। लेकिन जो मैथ के बच्चे होंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में जब पढ़ेंगे तो उनको इलिप्स पढ़ना है। इलिप्स, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये चार उनको पढ़ना है। इसका पूरा इक्वेशन वगैरह है, डिटेल में अपना समझेंगे, बस ऐसे समझो। तो एक जब ऐसे पाथ पर मूव करेगा तो क्या होगा भाई, एक बार वो सबसे ज्यादा दूरी पर होगा अर्थ, है ना, और एक टाइम आएगा कि वो सबसे करीब होगा, और एक टाइम होगा कि वो इन दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी ये सन अपना, तो ये सन हम थोड़ा सा ऐसे लाइट करके बना दे रहे हैं सन के लिए, तो ये सन और अर्थ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और सबसे मिनिमम डिस्टेंस है उसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होगा। इधर वाला इधर घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है ना। तो एवरेज डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्टेस्ट भी नहीं है और सबसे लॉन्गेस्ट भी नहीं है, उन सबका पूरा एवरेज निकाला गया है। और वो एवरेज डिस्टेंस जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, यानी
तो सूरज और जमीन के बीच का एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, और मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो देख लो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो यहां पर हम लोग का क्या रहा, 9.467। 10 का पावर कितना है भाई, 15 है। इसको भी छोड़ा, 15 पावर। ये कितना पावर आया, 11 पावर। ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हुआ। क्लियर होगी बात। तो यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा है और हमारा लाइट ईयर बड़ा है। लाइट ईयर देख रहे हैं ना, 15 पावर बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 11 पावर छोटा है। अभी हम लोग पावर से पकड़ेंगे, वैल्यूज पे नहीं। अभी एक और आता है पारसेक। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे जो न्यूमेरिकल वगैरह आएगा उसको समझेंगे, इसीलिए पारसेक को मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पर्सनल कमेंट आता है कि सर ये पारसेक समझ में नहीं आ रहा है, ये पैरालाइटिक जो है सेकंड ये क्या चीज है, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो हमने बहुत टू दी पॉइंट बात की है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन मैंने टू दी पॉइंट बात की कि आप लोगों को समझ में आए। पहले तो देखो डेफिनेशन देखो, सुन लो, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, अभी हम जा नहीं रहे। क्या है भाई, ये जो पारसेक है इसका पहले फुल फॉर्म जो पूरा नाम देख लो क्या है, देखिए पैरालैक्टिक सेकंड। अब ये सेकंड टाइम वाला सेकंड नहीं है, पहले बात तो जान लो, ये टाइम वाला सेकंड नहीं है, है ना। एंगल को जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो एंगल को आप जनरली किस में मेजर करते हो, डिग्री में मेजर करते हो, लेकिन डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट, और फिर मिनट से भी छोटा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड। तो ये एंगल वाला सेकंड है, समझ में आ रही बात है, एंगल वाला सेकंड है। तो पैरालैक्टिक सेकंड शॉर्ट में पारसेक कहते हैं। वही चीज को अब ये डेफिनेशन को थोड़ा सा समझेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये क्या चीज है। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस, पहली बात पारसेक क्या है भाई, पारसेक क्या है, डिस्टेंस। क्लियर हो गया, पारसेक क्या है, डिस्टेंस है। अब उसके आगे जो डेफिनेशन आ रहा है वो पूरी कहानी बताएगी कि वो डिस्टेंस लेना कैसे है, कब लेना है, कैसे लेना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है, उस पर बात करेगा। मगर है क्या चीज, इतना तो समझ में आ गया कि पारसेक दिमाग में आया तो टाइम नहीं है, मास नहीं है, प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है क्या, डिस्टेंस है भाई। क्लियर है। अब ये डिस्टेंस लेना कहता एट विच एन आर्क। अब ये फिर से आर्क आ गया, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आर्क, नहीं पढ़ा तो अभी अगले बोर्ड मतलब अगले फ्रेम में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आर्क, आर्क ऑफ कितना, कितना आर्क लेना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भाई साहब, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 1.496। चलो इसको, चलो थोड़ा देर के लिए 1 मान लेते तो खत्म करो। 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर का एक आर्क होगा जो कितना एंगल बना रहा होगा, जो सेंट्रल एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल बना रहा होगा, 1 सेकेंड का एंगल बना रहा होगा। तो जितनी दूरी पे ये 1 सेकंड का एंगल बना रहा होगा, उस दूरी को हम लोग बोलेंगे पारसेक। हम अभी भी समझ रहे हैं कि आप लोगों के लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, और आसान करेंगे, समझाएंगे डायग्राम से भी, बात समझ गए। देखिए अब इसको छोड़िए, डेफिनेशन को मैंने जो समझा दिया वही है, डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकंड का एंगल बनाना चाहिए। अब ये सेकंड वेकंड क्या है तो थोड़ा सा नोट पे यहीं पे समझो। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये सेकंड क्या है, तो देखो 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट होता है, इसको मिनट पढ़ते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट, यानी 1 डिग्री एंगल को हम 60 बराबर इक्वल में बांट दे, है ना, तो वो क्या होता है 1 डिग्री 60 मिनट। और अगर हम 1 मिनट को 60 बराबर बराबर हिस्से में बांट दे तो इक्वल उसका जो हिस्सा है ना, एक पार्ट जो है ना वो सेकंड कहलाता है ना। ये 60 मिनट और ये क्या हो गया 60 सेकेंड्स, समझ जाओ। यानी 1 मिनट को आपने 60, मान लो ये 1 मिनट का एंगल है, 1 मिनट का एंगल है फॉर एग्जांपल, ये 1 मिनट है। अब इसको 60 बराबर हिस्से में ऐसे ऐसे करके बांट दो 60, तो उसमें वो जो छोटा वाला आएगा ना उसको बोला जाएगा 1 सेकंड। समझ रही बात, बहुत छोटा एंगल है, क्योंकि 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री तो ऐसे भी बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा कि 1 डिग्री क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब उस 1 डिग्री को 60 हिस्से में बांटो तो एक हिस्सा कहलाएगा 1 मिनट, और फिर उस 1 मिनट को क्या करो 60 इक्वल पार्ट में बांटो तो वो क्या कहलाएगा 1 सेकंड कहलाएगा। तो ये बहुत छोटा एंगल होता है। क्लियर है। अब इसी को देखिए मैं समझा रहा हूं। देखिए ज्योमेट्री में एक आप देखते हैं ना, ये एक सर्किल है और ये कोई आर्क है, ए बी आर्क, ये देखिए ये आर्क है, ये आर्क, ये सेंटर ऑफ द सर्किल पर कोई एंगल बना रहा है थीटा, और
ये जो सर्किल है उसका रेडियस क्या है, आर्क। तो ये एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ये एल क्या है हमारा, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये क्या हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क है, यानी ये जो ए बी आर्क है ना, इसको मैंने एल से रिफर। तो एक फार्मूला होता है थीटा एल और आर में, यानी सेंट्रल एंगल, रेडियस ऑफ द सर्किल और लेंथ ऑफ आर के बीच में एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, क्लियर है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको लगाना है, अप्लाई करना है, इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन भूले, अब ये सब गड़बड़, कुछ ना नहीं मिलने वाला है आपको। ये कब वैलिड होगा तो समझ बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, देखिए लिख रहा हूं, व्हेन द एंगल इज इन रेडियन। कुछ समझ में आया? डिग्री में होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, गलत। आपने लगा दिया कि 120 डिग्री है, एल का वैल्यू मान लीजिए 120 मीटर है, आर निकालो, फॉर्मूला लगाया, गलत। वो 120 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गलत। आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर बाई एल करेंगे, जो एंगल निकलेगा रेडियन में निकलेगा, डिग्री में नहीं निकलेगा। तो इसका कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूला को अप्लाई करने का कंडीशन क्या है, एंगल रेडियन में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो, तब जाके अप्लाई करो, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, छोड़िए, अब इधर आइए। अगर मान लीजिए, यही बात को कह रहे हैं कि एक बहुत मतलब बड़ा सा आर्क आपने देख रहे हैं यहां से, और मान लीजिए कि ये आर्क हम क्या कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा सर्किल है, अब ये आर्क हमने बहुत छोटा सा आर्क लिया, देख रहे हैं छोटा सा आर्क है। अब इस आर्क को अगर हम बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, ऐसा ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सीधा। यानी अगर बहुत छोटा आर्क होगा, बहुत छोटा आर्क, ध्यान से सुनिए, तो कैसा दिखेगा, वो टेढ़ा नहीं सीधा दिखेगा। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में बोले, अगर एंगल बहुत छोटा हो, देखिए छोटा सा आर्क होगा तो सेंट्रल एंगल भी क्या बनाएगा, ये जो सेंट्रल एंगल यहां पे बन रहा है, ये वाला, ये एंगल क्या बन रहा है, वेरी वेरी स्मॉल बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये बन रहा है वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटा एंगल बहुत छोटा आर्क बनाता है। क्लियर हो गया? और बहुत छोटा आर्क बनेगा तो वो टेढ़ा नहीं बल्कि सीधा दिखेगा। क्लियर है? अब उसी चीज को यहां समझिए, पैरेलैटिक यूनिट में समझ में आएगा। वो कह रहा है कि हमको एंगल 1 सेकंड का बनाना है, तो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, बहुत छोटा एंगल हुआ 1 सेकंड, बहुत बहुत छोटा एंगल हो गया। अब वो बहुत छोटा एंगल है और उसका जो लेंथ ऑफ आर्क बनना चाहिए, आप कहेंगे सर बहुत छोटा बनेगा, नहीं, इतना दूर जाओ, इतना दूर जाओ यूनिवर्स में, इतना दूर जाओ, इतना दूर जाओ, इतना दूर जाओ कि ये जो लेंथ है ना वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हो जाए, यानी उतनी लंबाई का हो जाए जितना सूरज और जमीन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी के 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना बड़ा आर्क है। तो इतने बड़े आर्क को 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए बहुत दूर कहीं जाना पड़ेगा, और जितनी दूर जाके ये ऐसा कर पाएगा उसी एंगल को हम लोग, सॉरी उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पारसेक कहते हैं। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 पारसेक होगा। यानी सेंट्रल एंगल 1 सेकंड का बने, आर्क की लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर बन रहा है, तो जितनी दूरी पर ऐसा हो रहा है वो दूरी कहलाएगा 1 पारसेक। फॉर्मूला वही, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो देख रहे हैं आप यहां पे कि वही थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हम यूज कर रहे हैं। थीटा का वैल्यू कितना रख दिया, थीटा का वैल्यू देखिए यहां से 1 सेकेंड रख देना है। एल कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। देखिए ये एल का वैल्यू आ गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो आर है ना, ये आर अपना कितना हो गया, 1 पारसेक हो गया। लेकिन फिर वही बात, ये 1 सेकेंड है, रेडियन में आना चाहिए, तो पहले सेकंड को मिनट बनाएंगे, फिर मिनट को डिग्री बनाएंगे, फिर डिग्री को रेडियन बनाएंगे, और तब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग पारसेक निकालेंगे। तो पारसेक का जो वैल्यू आएगा पीटर में बेटा, वो आ जाएगा कितना, 3.08 इंटू 10⁻16
मीटर होगा, जो कि लाइट ईयर में कन्वर्ट करने पर 3.26 लाइट ईयर होता है। तो वो तो ठीक है, ये आप ज्योमेट्री पर काम करेंगे, ये जो भी मैंने समझाया है इसको समझेंगे 2-3 बार में आराम से, मगर ये वाला जो वैल्यू जो आ रहा है, ये वैल्यू को आप तुरंत याद कर लेंगे, ठीक है ना, इस वैल्यू को याद कर लेना है क्विक, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब नोट में एक बात है, बड़ा अच्छा लोग पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई कि आपने 3 चीजें पढ़ी है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा, लाइट ईयर पढ़ा, पार्सेक पढ़ा। सबसे बड़ा यूनिट कौन होता है? पार्सेक। यानी एस्ट्रोनॉमी के केस में जब हम लोग मतलब जमीन के ऊपर यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के लेवल पर सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का यूनिट है वो कौन है? मेरा पार्सेक है। फिर उससे छोटा लाइट ईयर और सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और उसको समझने के लिए मैंने वैल्यूज को भी यहां पे आपके सामने रख दिया है। एक पार्सेक कितना मिल रहा है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। लाइट ईयर आपको मिल रहा है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यहां पर आप सिर्फ पावर से काम करेंगे, पावर को समझेंगे। तो इसका जो ऑर्डर है दिख रहा है, इसका जो ऑर्डर है वो दिख रहा है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी दिख रहा है। तो आप देखिए पार्सेक 10⁻16 है ना, किस पावर में? 16 पावर के ऑर्डर में है। लाइट ईयर 15 पावर के ऑर्डर में है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 11 पावर के ऑर्डर में है। तो ये याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है, बहुत आसान से, छोटा सा है, पूछ दिया जाता है, याद रहेगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस पर बात कर रहे थे, वो केस 1 था। अब हम लोग आ गए प्रैक्टिकल यूनिट में। अब हम लोग एरिया अगर मेजर करेंगे तो हम लोग उसी में देखेंगे। किस में देखेंगे? प्रैक्टिकल यूनिट में, एरिया में। तो एरिया में एक होता है बार्न, सीधा याद रखना है बार्न। तो 1 बार्न इज इक्वल टू, देख रहे हैं, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। अब बोलिए सर इसका जरूरत कहां पड़ेगी? तो बहुत छोटा है। हाँ, अगर हम लोग कोई न्यूक्लियस है ना, एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग कट करें, स्फेरिकल शेप में कट करेंगे, तो जब हम लोग कट करेंगे तो ये एरिया आएगा ना, ये बहुत छोटा होगा। जिसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? बार्न में मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा है एकड़, आप लोगों ने सुना होगा है ना, इतना एकड़ जमीन, उतना एकड़ जमीन सुना होगा। हेक्टेयर है ना, आप खास तौर पे जब देखिएगा कि एग्रीकल्चर का कोई न्यूज आता है तो कहता है कि भाई इस बार फसल इतने हेक्टेयर में इतना फसल हुआ है, इतने हेक्टेयर में उतना फसल हुआ है। तो हेक्टेयर वगैरह भी हम लोग देखते हैं, एरिया के कंटेक्स्ट में यूज किया करते हैं। तो बार्न जो है ना वो हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया है। क्लियर? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया इज बार्न। हेक्टेयर याद रखना चाहिए, 4047 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर बोलते हैं, सॉरी एकड़ बोलते हैं, आई एम सॉरी, एकड़ बोलते हैं। और हेक्टेयर 10⁻4 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। 10⁻4 कितना हो गया? 10,000 हो गया ना, ठीक है। तो एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। बार्न सबसे छोटा है, ये वाला याद रखना है बेटा, ये वाला याद रखना है। क्लियर है? वैल्यूज है, मैंने आपके लिए फिल्टर कर दिया है, फिल्टर करके निकाल दिया है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को आता है मास मेजर करने में, कि मास को मेजर करना है, ठीक है। तो मास मेजर करने में हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट देख रहे हैं। मास का तो ऐसा यूनिट किलोग्राम है ना। तो मास का जब ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो मास का प्रैक्टिकल यूनिट यानी हम लोग कुछ और भी यूनिट से मास को जो अलग अलग जगह अभी भी यूज किए जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था पाउंड, ठीक है ना, POUND पाउंड। FPS सिस्टम में पढ़ा था ना, पाउंड को कहां पढ़ा था? FPS सिस्टम में हम लोग मास को पाउंड में मेजर करते हैं। अब यहां देखिए पाउंड का जो सिंबल होता है LB होता है। क्या होता है? छोटा l छोटा b, है ना। तो 1 पाउंड दैट इज 1 LB इज इक्वल टू, भाई साहब देख लो, मैंने कहा था ना, बेवकूफ बन रहे हैं हम लोग। आधा किलो भी नहीं है ये, आधा किलो भी नहीं है, 0.4536 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना, तो करीब कितना हो रहा है? इतना ही होगा ना, इतना ग्राम। 500 ग्राम होता तब ना आधा किलो होता। तो ये तो 500 किलोग्राम से भी क्या है? छोटा है। 5000 सॉरी ग्राम, नॉट किलोग्राम, 500 ग्राम से भी क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो ये आधा किलो से भी कम है, यानी आधा किलो से कम का एक केक देता है। और आजकल जरा चले जाइए आप पूछने के लिए, तो 500 रुपए से ऊपर ही स्टार्ट होता है। आधा किलो से कम का आपसे कितना ले रहा है वो?
मोर देन 500 तो समझ जाओ 1100-1200 रुपए किलो का तुम केक खा रहे हो। सोच लो, डिसाइड कर लो पाउंड में क्यों दे रहा है। ठीक है, खैर हम लोग याद रखेंगे 1 पाउंड कितना किलोग्राम है, देखो मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 0.4536 किलोग्राम होता है 1 पाउंड। अब उसके बाद एक है स्लग। ठीक है, तो 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम। एक होता है क्विंटल, आप जानते हैं 1 क्विंटल 100 किलो को बोलते हैं। टन आपने पढ़ा है, टन या मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम को हम लोग बोलते हैं। तो सब आप लोग जानते हैं बेसिकली, क्विंटल टन पता था, स्लग याद कर लोगे, पाउंड जान लो। पाउंड कुछ को मालूम भी होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा, सिर्फ केक खाते हो, लेकिन वजन भी याद रखो। अब एक और जो है वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, इसका लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है ये, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, CSL, चंद्रशेखर लिमिट। वन चंद्रशेखर लिमिट मास का है, ये लिमिट टू से कुछ और मत समझिएगा। चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास। नो, ऐसा ही नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है। हम लोग बड़े स्केल पर यूनिवर्स में जब हम लोग काम करते हैं, स्पेशली जब हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी स्टार जो है ना, वो जब मरेगा, है ना, तो डेथ होगा तो कितने मतलब कितने तरह के उसके डेथ होते हैं, सुपरनोवा कब बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ कब बनेगा, वगैरह वगैरह, वो सॉरी व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा। तो ये सब हम लोग जो देखते हैं, तो उसके जो मास को हम लोग कंपेयर करते हैं, वो इसी मास से करते हैं, वो कहलाता है चंद्रशेखर लिमिट, CLS। और वन चंद्रशेखर लिमिट इज नथिंग, ये 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन होता है। सूरज के मास का 1.4 टाइम्स मास होता है, चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने मास का भी प्रैक्टिकल यूनिट देख लिया। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट जानना चाहिए, खूब यूज होगा। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट में AMU कहते हैं, और इसका डेफिनेशन दरअसल क्या है, ये कार्बन 12 आइसोटोप है ना, कार्बन 12, कार्बन 14 भी आपने देखा होगा, लेकिन 14 नहीं, 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है, उसका 1/12 पार्ट लेना है, यानी 1/12 पार्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसको कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो इसका जो वैल्यू आता है, वो आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और आपको बता देते हैं कि ये नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन है। ये भी लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट बराबर ही है, वन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग सिंपली शॉर्ट में यू लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। इसका ये वैल्यू याद रखेंगे किलोग्राम में, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और इसी रेंज में होता है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवियर है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, बट 2 डिजिट तक सेम ही है। उसके बाद कुछ चीजें और है, जैसे टाइम को मेजर करने में। अब आप जानते हैं सोलर ईयर, तो वन सोलर ईयर के ईयर का वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, आपने पढ़ा था, यानी 2.5 है ना, 365.25 सोलर डेज, या सिंपली आप डे बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सोलर डे बोले। लीप ईयर आप जानते हैं कि एक दिन बढ़ जाता है, 366 का होता है, और इसमें फरवरी जो होता है, फरवरी, वो 28 के बजाय 29 दिन का होता है, ये आप लोग को पता है। लूनर मंथ, जो चांद का जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है, वो 27.3 डेज में होता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टाइम का, ये याद रखेंगे, ये टाइम का सबसे क्या ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं शेक। शेक, 1 शेक होता है 10⁻⁸ सेकंड। समझ में आ रही बात, 1 सेकंड का कितना छोटा हो गया, उसको डिवाइड करो कितने से, 1 पे 8 जीरो रख के डिवाइड कर दो, ये 2 4 6 8, इतना सेकंड बराबर 1 शेक होता है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर प्रेशर मेजर करना है, तो प्रेशर में 2 चीज याद रखना है, बार और टॉर। बार और टॉर दोनों पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली 1 बार जो होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां आप लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम निकालेंगे। तो एटमॉस्फेयर एचटीपी पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो इक्विवेलेंट टू होता है कितना, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो होता है ना, एचजी कॉलम,
उसके प्रेशर के बराबर होता है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है तो 10⁵ आता है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? देखिए प्रेशर आप लोग जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाई होगा 9th-10th में, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर है। पास्कल के नाम पर पास्कल, पीए है ना, प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट पास्कल। तो पीए उसको सिंबलाइज करते हैं। टॉर क्या होता है? देखिए सेम डेफिनेशन है लेकिन जरा सा फर्क है। यहां पे 76 सेंटीमीटर एच जी कॉलम लेना है और टॉर कहता है कि नहीं 1 mm, 1 मिलीमीटर एच जी कॉलम। यानी मान लीजिए कि ऐसे करके है ना एक कॉलम है, इसका 1 मिलीमीटर मान लो ये है, ये डिस्टेंस ये कितना है 1 mm। इसमें जितना भी क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, वो मरकरी इस बॉटम पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर। और अगर ये 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर, तो वो कहलाता है क्या चीज, बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टॉर और बार आप समझ गए। तो 1 बार, ऑब्वियसली बार बड़ा है टॉर छोटा है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 बार किसके बराबर होता है, 760 टॉर के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? तो प्रेशर के केस में दो प्रेशर याद रखना है, बार एंड टॉर। 1 बार 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर। क्लियर होगी बात? तो यही कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में, कुछ ऐसे डिस्टेंस में, प्रेशर में, मास में, टाइम में, कुछ ऐसे यूनिट थे जो हम लोग बहुत छोटे स्केल या फिर बहुत बड़े स्केल के लिए अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। तो उनका एक लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया। कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कन्वर्जन में पड़ेगा, कहीं पर आपको न्यूमेरिकल बनाने में पड़ेगा, तो आपको चाहिए कि ये वैल्यूज़ याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट चैप्टर डिवीजन का जो मेजर सेक्शन था, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। और हम लोग का नेक्स्ट जो शुरू होगा वो टॉपिक हम लोग का है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोग इसकी तैयारी करें। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो फिर डाउट आप लोग शेयर करें ताकि डाउट पर भी लेक्चर बनाए जाए, क्लासेस बनाए जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।